GS score. 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 GS score है. GS score. 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 Hello friends, welcome to GS Core and this is the first podcast in the series of मेंस के मेंटर्स, जहाँ पे हम लोग डिस्कस करेंगे कि मेंस को अप्रोच कैसा किया जाए, स्पेशली इन दिस पर्टिकुलर टाइम पीरियड बिटवीन मेंस एंड प्रीलिम्स एंड मेंस, सॉरी. So today I have with me, this is my good fortune actually, मनोज के झा सर. वेलकम सर. थैंक यू विराज. सर प्रीलिम्स हो चुका है, मेंस की तरफ बच्चे बढ़ रहे हैं. Sir, I want you to first and foremost tell me, I want you to define actually what is UPSC means. फर्स्ट ऑफ ऑल हैप्पी बर्थडे. Thank you so much, sir. और थैंक यू फॉर गिविंग मी चांस टू स्पीक. क्योंकि विराज ने सभी फैकल्टी से बात की और मुझे स्पेस ही नहीं मिल पा रहा था. बट एनीवे, ऑन द लाइटर नोट, सी किसी भी एग्जामिनेशन में जितनी क्लैरिटी के साथ आप डिमांड को समझ लेते हैं उतनी क्लैरिटी के साथ अप्रोच करना आसान हो जाता है, बिकॉज देन अकॉर्डिंगली यू मेक योर स्ट्रेटजी. मेंस इज अबाउट ओनली टू थिंग्स, क्लैरिटी ऑफ कॉन्सेप्ट एंड क्लैरिटी ऑफ एक्सप्रेशन. द रीज़न इज बोथ आर लिंक्ड. क्लैरिटी ऑफ कॉन्सेप्ट, क्योंकि ये जो पेपर है, ये मेंस का पेपर, इट्स ऑल अबाउट पर्सपेक्टिव, ओपिनियन, एनालिसिस. साहब, सवाल ये उठता है कि आप एनालिसिस और पर्सपेक्टिव तो तब लाओगे ना जब कंसेप्चुअल क्लैरिटी. राइट. तो पहला तो ये है. सेकंड इज एक्सप्रेशन. एक्सप्रेशन इज आउटपुट. राइट. Expression is output. So, in nutshell, I would like to say to that means is all about two things: clarity of concept, clarity of expression. ठीक है सर. हाउ देन कैन आई डिटरमाइन कि मेरे पास कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी है? कंसेप्चुअल क्लैरिटी दो चीज़ों से डिमांड आपको समझ में आता है. जब आप समझते हैं किसी भी आइडिया को पढ़ते हैं, तो उसको पढ़ने के बाद दो चीज़ें आप देखते हैं. उसमें से इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच आपके पास है या नहीं है, और फिर उसका एप्लीकेशन में आपका कमांड कितना है. ओके. फॉर एग्जांपल, अलाउ मी टू इंटर इन योर एरिया. प्लीज सर. विराज पॉलिटी का, तो मैं थोड़ा पॉलिटी में घुसता हूँ. ठीक है, तुम राइट टू लाइफ की बात करो. और तो राइट टू लाइफ में अगर हम बात करते हैं तो सबसे पहले आप क्या पढ़ते हैं कि फंडामेंटल राइट है. राइट. ठीक है. So fundamental में why it is fundamental, you start from it. Right, sir. Fine. बिल्कुल. Why it is not simply rights? Why it is fundamental rights? They are most basic, ठीक most है. important. Most, but most basic is important for our existence. Right. Right. Most basic for our survival, and also it gives us opportunity to grow as a human being, right, and to realize our potential as a human being. Fine. खैर उसमें भी नहीं जाएंगे. तो वो फंडामेंटल राइट है. उसके बाद आप आर्टिकल 21 में आते हैं. फिर उसके बाद राइट टू लाइफ में आते हैं. राइट. अब राइट टू लाइफ में सपोज करो कि पॉल्यूशन का प्रॉब्लम की डिस्कशन चल रही है, या फिर प्राइवेसी की बात हो रही है, या फिर डिग्निटी की बात हो रही है. देन द क्वेश्चन इज बेसिकली हाउ डू यू सी इट्स एप्लीकेशन, challenges, initiatives, judgments, intervention, etc. in the real life. कि ये कहाँ दिख रहा है, ये कैसे चल रहा है. When you understand all these things, it simply means that you have a conceptual clarity. Okay, ठीक है, ठीक है. Sir, with respect to mains, now what happens is students create mess around themselves. First and foremost with respect to papers, paper 1, paper 2, paper 3, paper 4, and second with respect to subjects. So deal कैसे करें? क्योंकि सर बहुत कुछ है, टाइम कम है. सो व्हाट शुड बी बेसिकली द सीक्वेंस ऑफ द सब्जेक्ट्स दैट दे स्टडी? दोस्त, ये जो कहानी है ना, ये पूरे लाइफ की है, एग्ज़ाम के लिए. मतलब ये कुछ ऐसा है, थोड़े की ज़रूरत है. तो एग्जामिनेशन के एक दिन पहले भी लगता है कि यार थोड़ा और हो जाता तो अच्छा रहता. So to manage, you will have to boil down to one and only one thing, and that is you have to list themes. Right, sir. अगर आप सब्जेक्ट से टॉपिक से थीम्स, अगर आप थीम निकाल लेते हैं तो फिर बहुत सारी चीज़ों को ऑर्गेनाइज करना बहुत ही आसान है. राइट. आई टेल यू वन थिंग, लास्ट ईयर एक लड़की ने चंडीगढ़ से फ़ोन किया और शी वाज सो डिस्टर्ब.
वो इतने पैनिक में चले गए क्योंकि उसको रिजल्ट के बाद उसने अपना एक तो रिजल्ट तक वेट की, उसके बाद अपना 7-8 दिन उसने एथिक्स में दे दिया और फिर उसको लगा कि स्टडी गलत हो गया। डेफिनेटली गलत है, राइट, डेफिनेटली गलत है ये, क्योंकि एक तो आप वेट नहीं कर सकते, वेट आपने किया भी तो इमीडिएटली आपको ऑप्शनल उठाना है। एथिक्स या अदर एरियाज इज वेरी स्लो, उसकी स्टडी अलग होगी साहब, उसकी स्टडी बिल्कुल ही अलग होगी। सो मैं ये कह रहा हूँ कि जब आप बहुत चीज़ों को कॉम्प्लेक्स बना देते हैं, रिसोर्स मैनेजमेंट, टाइम मैनेजमेंट, देन इट क्रिएट्स पैनिक। राइट, इसका एक ही तरीका है, क्रिएट ए लिस्ट ऑफ थीम्स, do everything in around that and practice around that. And what should be the basis of those themes being created? थीम्स का बेसिस तीन चीज़ें हैं थीम को क्रिएट करने की। नंबर 1 आप PYQ से लेते हैं, ठीक है। नंबर 2 जो सिलेबस और इश्यूज़ की लिस्टिंग है, फॉर एग्जांपल अगर आप 3 साल 4 साल के करंट इश्यूज़ को देखो, नॉट इवेंट, तो वो 600-700 इश्यूज़ आते हैं। फॉर एग्जांपल गवर्नर, ठीक है, तो गवर्नर में जो कोर इशू है साहब, आप बताइए ना उसमें नया क्या है? कुछ नहीं, ठीक है, एक्सेप्ट कि ठीक है तमिलनाडु का केस आया तो उसमें कुछ एग्जांपल्स ऐड हो जाएंगे। क्या गवर्नर के सारे इश्यूज चेंज हो गए? नहीं हुए ना। एंटी डिफेक्शन में भी यही है, राइट सर, ठीक है, महाराष्ट्र का केस आया तो कुछ हाईलाइट हो जाएगा, कुछ उसके एग्जांपल्स आ जाएंगे, फाइन, कोर्ट में चला गया तो कोर्ट का वर्डिक्ट आ जाएगा, सब यही होगा ना। कोर इशू तो एंटी डिफेक्शन के वही रहेंगे सब, फाइन। पार्लियामेंट में क्वालिटी ऑफ वर्किंग और टाइम और जो बिल्स पास हो रहे हैं उस पर वही रहेंगे। सो माय पॉइंट इज, अगर आप 3 साल 4 साल के अगर इश्यूज को लिस्ट करो, इट इज कमिंग अराउंड 650 और 700 इश्यूज, फाइन। और हर साल हम लोग मेंस में करते हैं, अभी भी शुरू हम लोग कर ही दिए हैं, ठीक है। हम लोग कल भी हम लोग बात कर ही रहे थे कि अब इश्यूज करते हैं और इसको स्टूडेंट को देना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। इसका मतलब वो एक क्राइटेरिया हुआ, PYQ एक क्राइटेरिया हुआ आपका, ठीक है। और जब ये इश्यूज करते हैं तो आप सिलेबस से उसको जोड़ कर देख लीजिए, ठीक है। थर्ड है कि रिसेंट टाइम्स में जो इवेंट्स या इश्यूज न्यूज़ में क्योंकि ये उसकी प्रायोरिटी सेट करता है, राइट। ऐसा नहीं है कि उससे ही क्वेश्चन आएगा, वो उस टॉपिक की इश्यूज की प्रायोरिटी सेट कर देता है कि साहब इस आपके सिलेबस में आपकी या फिर आपने जो थीम का लिस्ट किया है उसमें ये प्रायोरिटी में आ जाती है, राइट। आएगा नहीं आएगा नोबडी नोस, लेकिन वो प्रायोरिटी में ऊपर आ जाती है। सो दिस इज हाउ यू कैन आइडेंटिफाई लिस्ट द थीम्स। सो दिस इज द बेसिक, और ये एक सेफ तरीका है। सिर्फ PYQ के बेसिस पे आप नहीं कर सकते। PYQ इज इंपॉर्टेंट एंड दैट इज वन ऑफ द बेस, वन ऑफ द सोर्स, राइट। सर, लेट अस नाउ कम टू एक्सप्रेशन। व्हाट डू यू थिंक, मतलब जब मैं बोलूँ कि आंसर में व्हाट अकॉर्डिंग टू UPSC इज अ गुड आंसर? गुड आंसर का एक ही है, हाँ। और एक पॉइंट नहीं, मैं कहूँगा कि 2 बेसिक पॉइंट है। वो है कि जो उसके जो पॉइंट्स हैं, जो डिमांड है, उसमें जो आपने आंसर लिखा है वो रेलिवेंट है, ठीक है। और दूसरा, एंड सर व्हाट डिफाइंस रेलेवेंसी? रेलिवेंसी इन द सेंस कि किसी भी क्वेश्चन में कोई भी क्वेश्चन होगा UPSC का या अदर एग्जामिनेशन का भी, खैर अभी तो UPSC की बात करें, तो वो 3 चीज़ों पे ही बनती है, कॉन्सेप्ट, कंटेक्स्ट और डायरेक्टिव वर्ड्स, राइट, ठीक है। इसके अलावा तो नहीं लाओगे, राइट, फाइन। वो जो भी होगा वो कॉन्सेप्ट बेस्ड होगा या कंटेक्स्ट बेस्ड होगा या दोनों को जोड़ के बनेगा, फाइन। और डायरेक्टिव वर्ड्स होंगे, मीन्स करना क्या है, राइट, एक्सप्लेन, एनालाइज, व्हाटएवर इट इज। तो इस बेसिस पे ही क्वेश्चंस बनते हैं। अब इसी बेसिस पे देखना होगा कि अगर कंसेप्चुअल क्वेश्चन है तो आपके पॉइंट्स ज़्यादा से ज़्यादा उस कंसेप्ट को डिस्कस करने के आसपास होंगे। इट्स वेरी सिंपल। अगर वो कंटेक्स्ट है, ठीक है, अगर मान लो कि वो जली कुटू का है या सबरीमाला में वुमेन के राइट का है, तो आपको उस स्पेसिफिक एरिया में ही रख के लिखना है, क्योंकि वो कंटेक्स्ट स्पेसिफिक है साहब, ठीक है। आप फिर राइट टू लाइफ और ये और फंडामेंटल राइट और मेनका गांधी में मत जाओ, राइट, क्योंकि वो अगर सबरीमाला के उसी कंटेक्स्ट में, क्योंकि पेपर भी कंप्लीट करना है और साहब आपको आगे बढ़ना है। तो एक तो ये क्राइटेरिया है कि रेलिवेंस एज डायरेक्ट एज पॉसिबल, मैं तो हमेशा कहता हूँ क्लास में, एज डायरेक्ट एज पॉसिबल, फाइन। एंड नंबर 2 जो है वो है ऑर्गेनाइज्ड इन द सेंस स्ट्रक्चर। आई विल नॉट यूज द वर्ड प्रेजेंटेशन, क्योंकि प्रेजेंटेशन ने जितना स्टूडेंट को रुलाया है और जितना डैमेज किया है, आई कैन अंडरस्टैंड, क्योंकि मैं तो कॉपी करेक्शन में इन्वॉल्व रहता हूँ। अभिराज, आप भी खूब करते हैं, बहुत करते हैं। तो मैंने देखा है उसको कि इट्स रियली अ वेरी वेरी बिग चैलेंज,
क्योंकि हर आदमी हुक हो गया है वो प्रेजेंटेशन 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 प्रेजेंटेशन। साहब प्रेजेंटेशन ठीक है, लेकिन मार्क्स तो कंटेंट के ही मिलेंगे। सही बात। आप फ्लो चार्ट डायग्राम डब्बा बनाएं तो डब्बा बनाने के मार्क्स नहीं मिलेंगे, डब्बा के अंदर लिखोगे क्या मार्क्स तो उसी के मिलेंगे। जिसको डब्बा बनाना हो डब्बा बनाते रहो। इसमें तो मतलब टू अ लार्ज एक्सटेंट प्रॉब्लम तो यूपीएससी इकोसिस्टम में जो इंस्टीट्यूट है उनकी तरफ से भी तो है ना, स्टूडेंट्स आर सफरिंग बिकॉज ऑफ देम। सी यू आर यूजिंग द यू कैन से द वेरी मॉडेस्ट वर्ड इकोसिस्टम। उसमें सीधे सीधे नॉइज़ की प्रॉब्लम हो, वो चाहे कोचिंग इंस्टीट्यूट्स हो, चाहे वो टॉपर हो, चाहे सोशल मीडिया हो, चाहे कोई भी हो, वो प्रॉब्लम है। कोई तो ओरिजिनेट करता है ना। मान लो अगर हम कर रहे हैं प्रॉब्लम, हम प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं, तो भाई आप अपनी अकाउंटेबिलिटी से अलग थोड़ी ना हट सकते हो। राइट सर। तो है अकाउंटेबिलिटी तो आपको लेनी पड़ेगी ना सर। बहुत छोटी सी चीज़ छोड़ दो उसकी बात। अगर मान लो मैं किसी का कॉपी करेक्शन कर रहा हूँ, ठीक है, वो उसके मेंस के बाद जो मार्क्स आते हैं वो तो हमको इवेल्युएट करेगा ना। बिल्कुल बिल्कुल सर। राइट। तो उसमें क्या हुआ, ये प्रेजेंटेशन जो है ना, वो प्रेजेंटेशन इज ओके, इट्स गुड। मार्क्स साहब आपको कंटेंट के मिलते हैं। प्रेजेंटेशन इज बेसिकली उस कंटेंट को कैसे आप अरेंज कर रहे हैं, ना। इतना सिंपल, इसको इतना कॉम्प्लिकेट बनाने की क्या जरूरत है। मार्क्स हमेशा आपको कंटेंट के ही मिलेंगे। राइट। और बस एक पॉइंट इसमें ऐड करना चाहूँगा विराज, दो फंडामेंटल एस्पेक्ट हैं आंसर राइटिंग के, लेकिन जो मेरा लिमिटेड एक्सपीरियंस रहा है उसमें मैं कह सकता हूँ कि जो सिलेक्शन में एज लेते हैं वो लेते हैं डेप्थ पे। आपके आंसर में डेप्थ कितनी है वो आपको एज देता है। एंड व्हाट डिफाइंस डेप्थ सर? डेप्थ एनालिसिस। आप एक पॉइंट लिखा 1 2 3 4 5, फाइन। आपने लिखा कि साहब क्लाइमेटिक चेंज जो है या ऐसे करो कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट इज द सॉल्यूशन ऑफ क्लाइमेटिक चेंज, ठीक है। लेकिन एनालिसिस कहती है कि साहब वाई इट इज़ डिफिकल्ट। अगर इतना आसान है तो हो जाना चाहिए। राइट। सब 50 साल से ज़्यादा हो गए ना। राइट। 71 वाली कॉन्फ्रेंस, 72 वाली कॉन्फ्रेंस। तो अर्थ समिट होते 50 साल से ज़्यादा हो गया, तो कार्बन फुटप्रिंट की प्रॉब्लम बढ़ क्यों रही है? राइट। फाइन। तो आप वहाँ रुकते हैं और सिर्फ एक लाइन लिखते हैं कि भाई कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट और करंट इकोनॉमिक डेवलपमेंट मॉडल देयर इज अ पैराडॉक्स। एक कहता है कंज्यूम मोर, एक कहता है कंज्यूम लेस। पैराडॉक्स है। सिर्फ आपने एक लाइन लिखा, इसका मतलब है आप उसको, उस आइडिया को इवेल्युएट कर रहे हैं। एक तरीका है आपने लिखा पॉइंट कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट और SDG XYZ इज द यू कैन से इज वन ऑफ द अप्रोच टू सॉल्व द प्रॉब्लम, ठीक है, गलत नहीं है साहब। एक स्टूडेंट ने उसमें सिर्फ एक लाइन लिखा कि साहब 50 ईयर्स में ये सॉल्यूशन वर्केबल इसलिए नहीं हो पाई क्योंकि ये कारण है। हो गया ना। यही डेप्थ है, यही एज है। राइट। एक टॉपर को एज जो 30 40 50 60 या 100 मार्क्स का एज ओवरऑल मिलता है माइनस इंटरव्यू, वो यही मिलता है। राइट। एंड सर बिटवीन प्रीलिम्स एंड मेंस एक मेंटर को या एक फैकल्टी को क्या करना चाहिए जिससे ये तीनों चीज़ें ही कैन और शी कैन इनकलकेट इन हिज और हर स्टूडेंट्स? एक मेंटर को तो सबसे पहले चीज़ों को आसान बनानी चाहिए। अगर आपको सब्जेक्ट की समझ है तो आप चीज़ों को आसान बना सकते हैं। राइट। फाइन। अगर सब्जेक्ट की पकड़ नहीं है तो आप चीज़ों को आसान नहीं बना सकते, क्योंकि वो टफ काम होता है उसको। और बाकी एस्पेक्ट भी उसी से जुड़े हुए हैं। द मोमेंट यू मेक एनीथिंग वर्केबल, तो फिर एक स्टूडेंट का कॉन्फिडेंस आता है और वो आ जाता है कि यस आई कैन डू। वो बहुत ज़रूरी है। एक स्टूडेंट को अगर वो कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा कि यस दिस पेपर इज इन कंट्रोल, तो वो हमेशा पैनिक रहता है। राइट। सर आई हैव सीन यू चेक द एसे कॉपीज एंड GS4 ऑल्सो। सो आपके जो कमेंट्स रहते हैं ना, दे आर वेरी लिमिटेड इन नंबर्स। मतलब दिस इज कम्प्लीटली ऑपोजिट टू व्हाट आई सी इन ORN। सो व्हाई इज इट? हाँ, मतलब मेरे कमेंट्स मेरी इवेल्युएशन में रहते हैं एवरेज, बहुत कम रहते हैं। इन द सेंस कि मैं कह सकता हूँ कि वो कई बार तो मैंने जैसे लास्ट ईयर एक स्टूडेंट था लखनऊ से, अभी मुझे नाम याद नहीं आ रहा, उसका जब मैं लास्ट मॉक चेक कर रहा था ना, तो मैंने सिर्फ और सिर्फ इतना लिखा कि गुड अप्रोच एंड यू हैव इवॉल्व्ड, यू आर रेडी टू राइट मेंस, और मैंने उसको कॉपी वापस कर दिया। नाउ दैट कम्युनिकेशन इज टिपिकली बिटवीन मी एंड द स्टूडेंट, मेरा और उस स्टूडेंट के बीच में है। जब मैं उसको कह रहा हूँ कि नाउ यू आर रेडी फॉर मेंस, जस्ट गो एंड राइट, दिस गो एंड। अब अगर वो कॉपी कोई और देखेगा तो उसको लगेगा कि यार ये क्या पागलपन है, मैंने आप सिर्फ ये लिख रहे हो कि यू आर रेडी टू राइट मेंस, राइट।
अदरवाइज मैं जब कमेंट देता हूँ तो मैं मेरा 1-2 सेंटेंसेस ही रहता है, और वो इसलिए रहता है क्योंकि जब इम्प्रूवमेंट आप असेसमेंट कर क्यों रहे हैं, आप असेसमेंट इम्प्रूवमेंट के लिए तो कर रहे हैं। इम्प्रूवमेंट के लिए कर रहे हैं, राइट सर। साहब, to all my you can say students friends, I would like to say assessment is basically like identifying where the shoe is pinching. पूरे आप पैर में की इलाज मत करो, जहाँ पे शू पिंच कर रहा है ना वहाँ तक पहुँचना बहुत ज़रूरी है, तभी वो पेन आप ठीक कर पाओगे। असेसमेंट इज़ लाइक दिस। तो आप बहुत जनरल और बहुत ही कमेंट दे रहे हो तो वो ठीक नहीं है। हालांकि बहुत सारे स्टूडेंट को भी देखता हूँ, उनको लगता है कि अगर ज़्यादा कमेंट हो तो मतलब पैसा वसूल हो जाए। लेकिन साहब ये पैसा वसूलने की बात नहीं है, ये बनाने की बात है कि वेदर यू मेक इट वर्केबल और नॉट। ये तुम्हारे लिए काम कर पा रही है नहीं कर पा रही है, चाहे वो जीएस स्कोर है चाहे एक्स बजट हो। अगर तुम्हारे लिए वर्केबल नहीं है या काम नहीं कर पा रही है, तुमको इफेक्टिव नहीं पा रहे हो, इट्स अ ट्रेस, खत्म है साहब। हम करें कोई भी करेगा, हाउ डज इट मैटर। अगर वो स्टूडेंट को बेनिफिट नहीं कर रहा तो उसकी कोई यूटिलिटी नहीं है साहब। राइट सर, एक स्पेसिफिक क्वेश्चन कि व्हाट शुड अ स्टूडेंट डू वंस उसे एक अपनी इवेलुएटेड कॉपी मिल जाए, उसके बेसिस पे वो इवॉल्व कैसे करे, इम्प्रूव कैसे करे? इवेलुएटेड कॉपी में मैं दो ही चीज़ें हैं। पहला तो ये कॉन्फिडेंस आना चाहिए स्टूडेंट को कि वेयर यू आर गुड। राइट। एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, और ये है कि हम अपनी स्ट्रेंथ को एक्नॉलेज नहीं करते हैं। ओके, ठीक है सर, राइट। स्टूडेंट को स्ट्रेंथ है तो एक्नॉलेज तो करना पड़ेगा ना। और एक स्टूडेंट की जो स्ट्रेंथ है वो सिर्फ हमारी वजह से नहीं है साहब, उसका अपना टैलेंट है, हार्ड वर्क है, वो कर रहा है अपना। तो जब तक आप वो एक्नॉलेजमेंट आती है लिखने से कि यस दीज आर द थिंग्स वेयर आई एम गुड, राइट, पर इट्स नॉट अबाउट इंट्रो, बॉडी, कंक्लूजन, ये सब फालतू बात है। ठीक है, सबसे पहले तो ये देखो कॉन्सेप्ट पकड़ में आ गया है, मैं तो ये सब्जेक्ट पे पकड़ है, वो तो बहुत आसान है यार, वो तो 1 घंटे की चीज़ें हो जाएगा, उस पर टेंशन मत लो। बहुत लोग डिस्कस करते हैं और मैं कहता भी हूँ कि यार ये सब फालतू चीज़ें मत पढ़ो इसमें, इट्स ओवियस, इट्स इम्पॉर्टेंट, कौन मना करेगा इसमें। इंट्रो, बॉडी, कंक्लूजन आना ही है। अब मैं तुमको कहूँगा कि मेरा सांस लेना इंपॉर्टेंट है, मत लो, निपट जाओगे, मुझे अकेले पॉडकास्ट में बैठना पड़ेगा, ऐसे नहीं होता। नहीं, इससे समथिंग फंडामेंटल इजी, उससे छोड़ो, उसको दिमाग मत लगाओ। तो इम्पॉर्टेंट ये है कि साहब जो जब कॉपी आएगी तो आपको पहले तो ये देखना पड़ेगा कि यार कि ये मेरी स्ट्रेंथ है, ठीक है। अब उस कैपेसिटी को, उस लिमिट को आपको बढ़ाने के लिए क्या क्या चीज़ें रोक रही हैं। आप जो नियरेस्ट वर्क है उतना ही आइडेंटिफाई करो कि नेक्स्ट टेस्ट में या नेक्स्ट इमीडिएट व्हाट यू वांट टू डू, करना क्या है। अपनी असेसमेंट डिस्कशन को बहुत ही ज़्यादा स्प्रेड मत करो। जैसे ही वो स्प्रेड होगा ना, इट बिकम्स ऑलमोस्ट यू कैन से नॉन वर्केबल। हाँ, वो एग्जीक्यूशन में नहीं आएगा। जब आपको पता है कि साहब हमको एग्जैक्टली यही करना है, देन इट बिकम्स लिटिल बिट इजियर टू एग्जीक्यूट। राइट सर, 2 क्वेश्चन स्टूडेंट्स की तरफ से, आई नो शायद आपको अच्छे ना लगे, फिर भी फर्स्ट इज वेदर टू राइट इन पैराग्राफ फॉर्म और इन पॉइंट फॉर्म्स। मैं अभी जो लोग भी इस सेशन को देख पा रहे हैं वो जीएस स्कोर की साइट पे चले जाएं, टॉपर्स की कॉपी है, भर के। राइट। वी आर वेरी पुअर इन मार्केटिंग, तो हम लोग फोटो कम लगाते हैं, कॉपी ज़्यादा लगाते हैं। तो भर के जिनको देखना वहाँ जाके देख लें उस पर कॉपी। जैसे लास्ट ईयर अगर कॉपी देखो आप, उमा की कॉपी रैंक 3, उससे पहले अगर सृष्टि जैन देशमुख की कॉपी देखो, ठीक है, पूज्य प्रियदर्शनी की कॉपी देखो, लास्ट ईयर की मेधा आनंद रैंक 13 की देखो, वो एक स्टूडेंट थी नौशीन, उसकी हिस्ट्री की कॉपी होगी रैंक 9, इसकी कॉपी देखो। किसी की कॉपी एक दूसरे से नहीं मिलती है। राइट, किसी की भी कॉपी नहीं मिलती है। जैसे उमा की कॉपी वो जो थी वो बिल्कुल टिपिकल बुलेट पॉइंट में है, 1 2 3 1 2 3 1 2 3। सृष्टि जैन देशमुख की कॉपी कंप्लीटली पैराग्राफ में है सर, और बहुत है, 15-20 कॉपीज पड़ी होंगी साइट पे, बहुत अलग है। तो सवाल सिर्फ बुलेट पॉइंट और पैराग्राफ का नहीं है, सवाल ये है कि आपका जो एक्सप्रेशन है वो किस तरह से निकल के आ रहा है ना, हाउ गुड यू आर इन टर्म्स ऑफ एक्सप्रेसिंग योर सेल्फ एंड कंप्लीटिंग द पेपर विद द क्वालिटी। अगर आपको बुलेट पॉइंट लिखता है, बुलेट पॉइंट लिखो। हाँ, पैराग्राफ भी अगर होगा तो वो बहुत छोटा ही होगा, 3-4 सेंटेंसेस के ही होंगे। पैराग्राफ का मतलब वो नहीं कि ऐसे कि पैराग्राफ लिखोगे, तो इट हैज़ टू बी वेरी कंसाइज एंड कॉम्पैक्ट। राइट। तो मैं तो ये कहूँगा, प्रिफरेबली आई विल से कि जहाँ पे भी नंबर ऑफ या जहाँ पे इंफॉर्मेशन की रिक्वायरमेंट है विराज, वहाँ पे बुलेट पॉइंट हो। जहाँ पे भी लगता है थोड़ा सा एनालिसिस या डीप जाना है, वहाँ पे आप पैराग्राफ का हेल्प ले सकते हो। राइट, राइट। मेरा कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ भी हो सकता है।
ओके, सो सेकंड क्वेश्चन इज कि वेदर एक पर्टिकुलर थीम के लिए, फॉर एग्जांपल फंडामेंटल राइट, एक कॉमन इंट्रोडक्शन और एक कॉमन कंक्लूजन बना के रखा जाए, ये एक क्वेश्चन है सर स्टूडेंट्स का। सी वो आपके नोट्स में बने हुए होते हैं, उसमें आप क्वेश्चन के हिसाब से तो नहीं बना सकते, क्योंकि यूपीएससी की अनप्रिडिक्टेबिलिटी विराज मतलब थीम में नहीं है। कहते हैं ना यूपीएससी इज अनप्रिडिक्टेबल, इट डज नॉट मीन कि वो थीम में। इस साल का पीटी ले लो, पीटी में जो इतना क्योस है या कंफ्यूजन है, उसका कारण क्या है कि कुछ लोग कह रहे हैं इजी है, कुछ लोग कह रहे हैं थोड़ा सा डिफिकल्ट है। थोड़ा हाँ, मतलब वो जो जीता वो सिकंदर में असरानी था ना, जब साइकिल चला रहा था आमिर खान तो बोलता थोड़ा, तो वही सा, तो वो जो थोड़ा है ना वो समझ में नहीं आ रहा, थोड़ा मतलब कितना, राइट सर, 85 to 86 87, तो ऐसे ही है, इसका कोई मतलब नहीं है। वो जो आसान है ना, वो आसान सिर्फ इसलिए लग रहा है क्योंकि आपकी जो थीम्स है वो फैमिलियर है, तो इसलिए वो आपको आसान लग रहा है। जब सॉल्व करने जाते हैं तो फिर आपको लगता है कि यार ये तो किस किताब से है, ये तो पढ़ा ही नहीं था, फिर एप्लीकेशन है, फिर लॉजिक लगाने पड़ते हैं, तो इस तरह से। माई पॉइंट इज़ बेसिकली इन द मेंस ऑल्सो, अगर आप देखें तो जो थीम्स होते हैं ना वो हमेशा प्रिडिक्टेबल होते हैं, इसलिए मेंस के बारे में कहा जाता है मेंस इज प्रिडिक्टेबल, राइट, नॉट इन टर्म्स ऑफ क्वेश्चन। जो यूपीएससी की अनसर्टेनिटी है उसके डिजाइन ऑफ द क्वेश्चन में, राइट सर, उसके डिजाइन ऑफ द क्वेश्चन में। सो वेदर इट इज राइट टू लाइफ और XYZ, वो प्रिडिक्टेबिलिटी आती है थीम के आइडेंटिफिकेशन से, और आपको प्रिपेयर करना पड़ता है अपने को अनप्रिडिक्टेबिलिटी के लिए। यहाँ पे कोई रेडीमेड इंट्रो नहीं होता, आपके जो नोट्स हैं या समरी सीट है उसका कुछ हिस्सा हाउ क्विक यू आर एबल टू रिकॉल, राइट, क्योंकि इंट्रोडक्शन होगा माय डियर फ्रेंड तो दो ही चीज हो सकती है, तीसरा हो ही नहीं सकता। किसी भी क्वेश्चन में दो ही इंट्रोडक्शन के तरीके हो सकते हैं, या तो आप कॉन्सेप्ट या कीवर्ड को पिक करके आप स्टार्ट कर रहे हो, या किसी कंटेक्स्ट, सिचुएशन या एग्जाम्पल को लेके आप पिक कर रहे हो। इस दो में से कोई एक ही तरीका होगा आपको स्टार्ट करने का। You just judge, assess yourself as a student that what makes you comfortable. क्वेश्चन टू क्वेश्चन लगता है कि ये सवाल पढ़ने के बाद एक आपको बहुत ही क्विकली कीवर्ड या कॉन्सेप्ट आपको रिफ्लेक्ट किया और आप उसके इन एंड आउट लिखना चाहते हैं कि ये क्वेश्चन इस कॉन्सेप्ट के, उस पर जाओ। आप इसका कोई बुके नहीं बना सकते हो, राइट सर, कि ये बुके बन गया और अब मैं हर क्वेश्चन में चिपकाऊंगा, बांटूंगा, हाँ बांटूंगा। एक ही बुके पता चला पूरे यूपीएससी, तो यूपीएससी भी आपको बोलेगा बेटा बहुत अच्छा है, नेक्स्ट ईयर भी यही बुके लेके आना। तो इंट्रोडक्शन टेम्पलेट इज इम्पॉर्टेंट, लेकिन वो टेम्पलेट आपके नोट्स में ही सही आएंगे, राइट। हाँ, वो कोई रेडीमेड नहीं, वो हल्दीराम का डब्बा नहीं है कि खरीद के दिवाली में देखो हर जगह वो सोन पापड़ी की तरह बट रहे हैं। तो एक ही टेम्पलेट, एक ही इंट्रो आप चिपकाए जा रहे हो, आपको हमने दिया, आपने सुनील को दिया, और ऐसे घूम रहा है। सर वन मोर थिंग, जैसे जीएस स्कोर इज नोन फॉर नॉट डिफरेंशिएटिंग और नॉट हैविंग दिस डिफरेंट पोजीशंस, आई वुड से, ऑफ फैकल्टीज एंड मेंटर्स। मतलब जो फैकल्टी वो पेपर भी चेक कर रहा है, वो मेंटरशिप भी कर रहा है। हाँ यार, क्यों सर? मतलब पीयूष सर, प्रिंस सर, सुरेंद्र हाँ, सर, मतलब इतने सीनियर फैकल्टी से आप इतना काम करा रहे हैं। नहीं, हम काम नहीं कराते, वो हमसे ज़्यादा काम लेते हैं, राइट। हाँ, वो लोग थोड़े त्रस्त ज़्यादा रहते हैं, क्योंकि उसका रीज़न क्या है कि वो क्वेश्चन वगैरह में हम लोग इन्वॉल्व रहते हैं टेस्ट पेपर बनाने में। जैसे फॉर फिलोसफी, मतलब बाकी विराज, दिस इज ऑन रिकॉर्ड, आई एम सेइंग। जैसे इस बार हमने अभी, हम लोग के यहाँ हर साल टेस्ट का इंचार्ज होता है, कोई तो होता है, राइट। फॉर एग्जांपल यू आर टेकिंग केयर ऑफ पीटी, फाइन, मींस गौरव सर इज टेकिंग केयर, फाइन, यही हो रहा है ना के साहब उसमें। अब गौरव सर ने क्वेश्चन मांगे हमसे, हमने बनाए, उनको भेज दिया क्वेश्चन, फाइन। अब जब मैं डिस्कशन देने के जाऊंगा, और जब मैं या एक स्टूडेंट आपसे पेपर के बाद जब इवेलुएट करते हैं, डिस्कशन करते हैं, इट बिकम्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू से कि व्हाई यू हैव फ्रेम्ड दिस क्वेश्चन। आप टेस्ट क्या करना चाहते हैं? भाई क्वेश्चन का पर्पस है ना, टेस्ट करना चाहते हैं, तो मान लो क्वेश्चन कोई और बना रहा है, ठीक है, सॉल्यूशन कोई और बना रहा है, डिस्कशन कोई और कर रहा है, इवेल्युएशन कोई और कर रहा है, और मेंटरशिप में कोई और बैठा हुआ कि यस यू आर वेरी गुड, डू हार्ड वर्क हार्ड, डू मोर, ठीक है, रीड मोर, वर्क हार्ड, तो उससे इम्प्रूवमेंट तो नहीं हो सकती ना भाई। कोई भी हो, हम ही हो, कोई भी हो, मान लो जैसे पूरी की पूरी, सपोज करो कि जैसे जब हमने, माय डियर फ्रेंड्स, एक स्टोरी सुनाता हूँ, बहुत मज़ेदार स्टोरी है।
और वो तुम लोग से जुड़ी हुई है। कुछ साल पहले जब ऐसे का एक मॉक हो रहा था तो क्लास के अंदर मैं चला गया, यूजुअली मैं घूमते हुए चला जाता हूँ, तो एक स्टूडेंट मुझे देखा और जैसे मैं वापस आ रहा था वो आ गया बाहर। उसने मुझे कहा कि सर टेस्ट पेपर इज़ नॉट एट पार यूपीएससी। हमने कहा वेरी गुड। तो हमने कहा कि तुम चेयरमैन हो यूपीएससी के? राइट। फाइन। तुमको कैसे पता कि यूपीएससी? बोले, उसने कहा कि मुझे कि सर कि यूपीएससी, वो क्लास दरवाजे के बिल्कुल बाहर। उसने कहा कि सर कि इस तरह के क्वेश्चंस यूपीएससी नहीं पूछती है ऐसे में। तो हमने कहा कि तुम्हें कैसे पता? उसने कहा सर 2 मीन्स हमने दिया। और हाँ, तो हमने कहा बहुत अच्छे। हमने कहा मार्क्स बता। तो बोला मार्क्स नहीं आए। तो हमने सीखा क्या? नंबर 1। नंबर 2, अभी तुमको प्रॉब्लम क्या हो रही है? तो उसने कहा कि सर मैं लिख नहीं पा रहा हूँ। तो हमने कहा कि ये बात करो ना। मैं क्वेश्चंस बहुत फिलोसफिकल ऐसे जब जीएस इसको ने स्टार्ट किया, बाकी लोगों ने तो टच भी नहीं किया था उस समय। राइट। जब मैंने फिलोसफिकल ऐसे और एब्स्ट्रैक्ट टॉपिक्स बनाने स्टार्ट किए थे तो बहुत लोगों को लगता था कि यार ये अलग ही अननेसेसरी का डिफिकल्ट है। सवाल डिफिकल्ट का नहीं है, सवाल गेस करने का भी नहीं, सवाल है कैपेसिटी बिल्डिंग का। राइट। जब आप स्टूडेंट के साथ काम कर रहे हो ना, आपको सिर्फ गेस वर्क नहीं करना, उसकी कैपेसिटी पे भी काम करना है। तो आप जब क्वेश्चंस फ्रेम करते हैं तो उसके पीछे कुछ लॉजिक तो होगा। राइट। या ऐसे ही है कि चैट जीपीटी मेरा काम आसान कर दे, उसने कहा कि जी हुजूर अभी आसान कर देता हूँ, आप बताइए कितने टॉपिक चाहिए आपको। राइट। तो ऐसे तो नहीं काम नहीं हो सकता। राइट सर, जस्ट बिकॉज गौरव सर का भी एक नाम निकला है, सो व्हाई डिड यू डिसाइड टू गो विद गौरव सर व्हेन इट केम टू मेंस टेस्ट सीरीज? देखो यार, हम लोगों में ना सबसे ज़्यादा पढ़ने लिखने वाला और मेथोडोलॉजिकल आदमी गौरव और हिमांशु सर ही है। और ये मैं रिकॉर्ड पे कह रहा हूँ, मैं मेरे पीछे भी यही लाइब्रेरी मेरी ही है, ठीक है ना, जिसमें तुम पॉडकास्ट कर रहे हो। मेरे घर में मेरे पास एक अच्छी लाइब्रेरी है, तो पढ़ता भी मैं हूँ। सुरेंद्र सर बहुत पढ़ते हैं। राइट सर। हाँ, बहुत ज़्यादा पढ़ते हैं। मतलब उनके पास वो जो सब्जेक्ट का डेप्थ होता है ना, राइट, यू कमांड रिस्पेक्ट बिकॉज यू हैव अ कमांड ओवर द सब्जेक्ट, वो वाली बात है उसमें से। गौरव हम लोग सबसे ज़्यादा पढ़ता है मेरे ख्याल से, इसलिए गौरव सर पढ़ता है, मतलब वैरायटी उसके पास बहुत है। बिल्कुल। मतलब उससे तुम दाल मखनी पे भी बात कर सकते हो, इंडियन इकॉनमी पे भी बात कर सकते हो, और तुम ये अफगानी लोग कब आए थे, कब गए थे, ये भी बात कर सकते हो। तो वो क्वेश्चन के पीछे का जो लॉजिक होता है ना कि ये क्वेश्चन जाएगा, ये टेस्ट पेपर बनेगा, कैसे बनेगा, तो गौरव सर इज गुड इन दैट। राइट सर, नाउ कमिंग टू कोर एरियाज ऑफ योर्स, एसे एंड एथिक्स। सर, एसे में यूपीएससी को क्या चाहिए? बच्चों का ये सबसे बड़ा सरदर्द है, वो पूछ रहे हैं कि सर चाहिए क्या इनको, ये पूछना क्या चाह रहे हैं हमसे। मार्क्स कम आए इस बार, तो बहुत ही कम आए। हाँ सर, इवन आते हैं बहुत लोग। लास्ट ईयर भी जैसे एक स्टूडेंट है आजमगढ़ से था, 149 थे, बहुत मार्क्स आए हैं। इस बार भी एक स्टूडेंट से मेरी बात हो रही थी, पुलकित बजाज, उसके साथ 125 126 एग्जैक्ट नंबर याद है, कुछ ऐसा ही है मार्क्स उसके। तो मार्क्स तो आ रहे हैं। मुझे ऐसा लगता है कि लोग जो एक सेट ऑफ इंफॉर्मेशन लेके चल रहे हैं जीएस की तरह, जैसे प्लेट टेक्टोनिक है, तो अल्फ्रेड वेगनर ने दिया, हाँ, फाइन, तो तुम ये तो नहीं कह सकते हो ना कि 7 प्लेट की जगह 8वां प्लेट फ्रॉम विराज। मेरा भरोसा नहीं है सर, कर भी सकते हो, लेकिन तुम कर सकते हो, लेकिन यूपीएससी दोस्त मानेगा नहीं। उसको बोलेगा कि तुम ये प्लेट हटाओ तब तो अगले साल आना, वरना जब हम ऐसा प्लेट दूंगा ना कि प्लेट बांटते चलोगे। तो उसमें सिर्फ इतना ही है। मुझे लगता है कि वो एक एरिया है जहाँ पे थोड़ी थिंकिंग, थोड़ी ओरिजिनलिटी रिक्वायर्ड है। माय डियर फ्रेंड्स, essay is all about 2 things, content and crafting. You need to know that whether you are good in content, then come to crafting. ठीक है, क्राफ्टिंग सिर्फ, अगर आपके पास कंटेंट ही नहीं है तो आप क्राफ्ट क्या करोगे? राइट सर। बात करना मेरे लिए इस जगह पे, पॉडकास्ट पे, किसी के लिए बहुत आसान है, भाषण देना किसी के लिए आसान है, बट एक रियली स्टूडेंट के लिए उतने कम समय में इम्प्रूव करना एक बहुत बड़ा चैलेंज है। राइट। तो आपको ये देखना पड़ेगा, नंबर 1, नंबर 2, वो एक थिंकिंग रिक्वायर्ड करती है, वो क्राफ्टिंग रिक्वायर्ड करती है। तो जब आप वो बिल्कुल वो प्लेट टेक्टोनिक वाले मोड में आ जाते हैं ना कि क्वेश्चन चाहे जो भी पूछा, लिख के आऊँगा 7 प्लेट ही, तब थोड़ी दिक्कत है उसमें।
क्योंकि मार्क्स तो आ ही रहे हैं ना, कुछ लोगों के तो आ रहे हैं ना। एंड सर हाउ टू डेवलप दैट कंटेंट? थिंकिंग सही होगी। मेरा जो अप्रोच है क्लास में विराज, वो ज़्यादातर इस तरह से है कि मैं वर्कशीट के थ्रू करता हूँ। आई गिव द वर्कशीट एंड आई आस्क स्टूडेंट टू थिंक अराउंड इट। क्योंकि एक बार थॉट प्रोसेस हो गई तो फिर लिखना भी थोड़ा सा आसान हो जाता है। उसको दूसरे भाषा में मैं अगर कहूँ विराज, तो जब आप लिखते हैं तो क्या करते हैं, आप अपनी थॉट प्रोसेस ही तो कैप्चर करते हो ना। तो अगर आपकी थॉट प्रोसेस बहुत ऑर्गेनाइज नहीं है, स्ट्रक्चर नहीं है, डेप्थ नहीं है, तो आप कैप्चर क्या करोगे? आई एम नॉट टॉकिंग एनीथिंग वेरी डीप फिलोसफिकल, नो, सिंपल। भाई लिखते समय क्या करते हो, आप थॉट प्रोसेस को कैप्चर करो। मेरा सवाल सिर्फ और सिर्फ आपसे और स्टूडेंट से इतना ही है कि साहब थॉट प्रोसेस डेवलप करने के लिए क्या करते हो? लिखने के लिए तो तुम टेलीग्राम उठा रहे हो, पीडीएफ उठा रहे हो, ये उठा रहे हो, दुनिया भर की चीज़ें, बहुत सारे क्वेश्चन है। थॉट प्रोसेस डेवलप करने के लिए क्या कर रहे हो? एक बहुत बड़ा सवाल है। सो अकॉर्डिंग टू यू व्हाट शुड बी डन सर? मैं तो एक फ्रेमवर्क क्लास में दे देता हूँ, वर्कशीट देता हूँ, जस्ट टू थिंक, क्योंकि वो वाइट शीट पे ही होती है, उसका कोई थिंकिंग उसी पे ही डेवलप होती है। फिर उसको ऑर्डर में लाने के लिए कुछ काम करते हैं साथ में, लेकिन वो तो ज़रूरी है। राइट सर, आप यू वर स्पीकिंग अबाउट अ स्टूडेंट, मतलब नाम नहीं लेंगे उसका, who was scoring in 160s and she dropped to 120s because of this noise. So if you could talk about it to the नहीं, students. नाम लेने में कोई हर्ज नहीं है उसमें। खुशबू की कॉपी होगी उसमें, साइट पे होगी। And what was the reason आप बता रहे थे? तो हाँ, if you उसमें क्या है कि जैसे एक साल उसके बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी मार्क्स थे ऐसे में, नेक्स्ट ईयर वो 118 हो गया। और फिर मेरी जब बात हो रही थी तो उसने कहा कि सर के एग्जामिनेशन हॉल में ही लिखते वक्त मुझे ये लग गया था कि आई एम नॉट ओरिजिनल, आई एम सिंपली डंपिंग इन्फॉर्मेशन। Right. तो आप ये देखिए कि एक ही स्टूडेंट है जो एक साल में 150, 160, कुछ स्टूडेंट है 165 भी आए हुए हैं, फिर अगले साल में वो रिड्यूस हो जाता है। क्योंकि आप जब अननेसेसरी का एक्सपेरिमेंट करते हो, जरूरत ही क्या है, यूपीएससी ने आपको सर्टिफाई किया कि यू आर गुड, Right. यू हैव टू रिटेन दैट पोजीशन। Right. योर स्टडी शुड बी वेरी सिंपल। Right. यूपीएससी मौत का कुआं है, उसके साथ जबरदस्ती का मत खेलो। बहुत सेफ खेलो, बहुत सिंपल। जितना सिंपल तरीके से आप करेंगे यूपीएससी विल रिवार्ड यू। अननेसेसरी डोंट कॉम्प्लिकेट इट। Last question now with respect to ethics sir. Again the same question कि ethics का nature क्या है at this point of time, the nature of the paper of ethics, what is it? अप्लाइड एथिक्स है, वन सेंटेंस। अगर आप 2013 से ट्रेंड देखो तो 2013, 14, 15 में इट वाज मोर फंडामेंटल कीवर्ड्स के आसपास थे। उसके बाद उसका एप्लीकेशन सोसाइटी में आया, जो क्वेश्चंस बने, फिर उसका एप्लीकेशन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में आया। फाइन, वो तो फिर 2-3 साल पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन या एडमिनिस्ट्रेशन की तरह पेपर है। फाइन, अब 2 साल से पेपर बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है और अप्लाइड है, बहुत ही अप्लाइड है। Okay. इसीलिए क्वालिटी के साथ कंप्लीट करना पेपर को एक बहुत बड़ा चैलेंज होगा। सर अप्लाइड एथिक्स का मीनिंग क्या होता अप्लाइड एथिक्स का मतलब है एथिक्स इन एक्शन। है? ओके, ठीक है, ठीक है। ठीक है। तो जैसे फॉर एग्जांपल सपोज करो कि हम कंसाइंस कहते हैं, फाइन, कंसाइंस एंड लॉ इज इन कॉन्फ्लिक्ट। ठीक है, ठीक है, ठीक है। और ये डिसीजन मेकिंग को कैसे इफेक्ट करेगी? तो अब इस तरह के सवाल आ रहे हैं। राइट राइट राइट। जैसे लास्ट ईयर एक सवाल था कंसाइंस और इमोशनल इंटेलिजेंस को लेके था। पहले सवाल जब आते थे तो इमोशनल इंटेलिजेंस को लेके था सिर्फ। तो अब सिर्फ और सिर्फ वो एक एप्लीकेशन में जा रहे हैं कि हाउ एथिक्स वर्क्स, मींस एथिक्स इन प्रैक्टिस। राइट ये है पेपर। राइट। एंड सर जो क्रैश कोर्स यू टेक अप फॉर द स्टूडेंट्स ऑफ एथिक्स, उसमें व्हाट इज योर अप्रोच एज अ टीचर? प्रैक्टिस। ओके, मेरा अप्रोच बहुत सिंपल है, प्रैक्टिस। ज्ञान कम, प्रैक्टिस ज़्यादा। सर वन लास्ट क्वेश्चन, मतलब थोड़ा सा मैं ग्रीडी हो रहा हूँ, पुश कर रहा हूँ। सर इन दिस 80 days और सो, हाउ टू बेसिकली बैलेंस जीएस एंड ऑप्शनल, एंड व्हाट शुड बी द स्ट्रेटेजी फॉर ऑप्शनल? देख, पूरा जो टाइम है ना विराज, वो 3 सेगमेंट को देखना पड़ेगा। ओके। उसमें से एक है ऑप्शनल, एक है एथिक्स एंड एसे, और तीसरा है प्रैक्टिस। आप टाइम मैनेजमेंट की बात कर रहे हैं। ओके, हाँ हाँ। सी, टाइम मैनेजमेंट, आई ऑलवेज से टाइम मैनेजमेंट स्टार्ट्स विद द खोपड़ी मैनेजमेंट। क्योंकि अगर आप ब्रह्मा है तभी टाइम मैनेज कर सकते हो, अदरवाइज यू हैव टू लर्न हाउ टू मैनेज माइंड। राइट। इट्स मोर अबाउट माइंड मैनेजमेंट रादर देन द टाइम मैनेजमेंट। तो आपको अपने आइडेंटिफाई करने पड़ेंगे कि साहब ये 3 बकेट है, ठीक है, जिसमें 80 days हमको
डालने हैं और उसी पानी से हमको एग्जामिनेशन के 21 घंटे में नहाना है। राइट। तो आपके पास ऑप्शनल है, एथिक्स सॉरी पेपर 1 2 3 4 ऐसे है एंड प्रैक्टिस है। प्रैक्टिस को हम लोग काउंट नहीं करते हैं, हवा में थोड़ी ना लिखोगे भाई। जब आप एक दिन लिखने के लिए जाते हैं तो आप 3 घंटे का टेस्ट लिख रहे हो। राइट। उससे पहले उसके बाद फिर जिस दिन भी आपका पेपर आता है आप एनालाइज करते हो, आप बात करते हो, वो भी तो टाइम है। तो कल ही मेरी गौरव सर से बात हो रही थी तो उन्होंने कहा कि सर कि किसी भी स्टूडेंट का इस प्रोसेस में 15 से 20 दिन तो जाएगा ही जाएगा। राइट। वो सिर्फ टेस्ट काउंट करता है, वो ये काउंट नहीं कर रहा है कि भाई मेरा 15 से 20 दिन जाएगा, तो चला गया ना सर। तो आइडियली इस 3 बकेट में आप डिवाइड कर दो। ऑप्शनल इज प्रायोरिटी, तो ऑप्शनल को आप शुरू करो, ज़्यादा से ज़्यादा टाइम दो। सपोर्ट में जीएस का भी जो भी एरिया कंफर्टेबल लगता है उसको ले लिए, जहाँ से भी लगता है। क्योंकि मैं इसमें वन फिट फॉर ऑल जो ये स्टडी और ये नॉइज़ है उसमें बिलीव नहीं करता हूँ। भाई आप इंडिविजुअल हैं, यूनिक हैं, यू नो योर सेल्फ बेटर। आपको जो प्रोडक्टिव बनाता है वो उसको लेके चलो। जो मेंटर है जिसके साथ भी आप पढ़ रहे हैं उस पर ट्रस्ट रखो, उस पर फेथ रखो, उसके साथ काम करो। राइट। और इसी 3 में आप अपने टाइम को अरेंज करोगे 3 बकेट में कि साहब ये 80 डेज कैसे प्रोडक्टिव होने वाले हैं। राइट। एंड व्हाट अबाउट दोज वीडियोस सर जो अभी यूट्यूब पे आ रहे हैं कि 16 घंटे 80 दिन पढ़ना है, मतलब दिन में 16 घंटे 80 दिन तक पढ़ना है, या 18 घंटे रोज का पढ़ना देख है। मेरा खोपड़ी तो देख रहे हो तुम, तो मेरा तो जो होना था हो गया। तो 16 घंटे 17 घंटे 18 घंटे पता नहीं कि वो बेसिकली कि वो क्या है कैसे है। 18 घंटे कौन पढ़ता है या 12 घंटे पढ़ता है। हमको ये पता है कि मेरा दिमाग जो है वो 40-45 मिनट के बाद नहीं चलता है, तो आई नीड ए ब्रेक। क्लास में मैं इसलिए तकरीबन 1 घंटे पे ब्रेक ले लेता हूँ उसका। इफ़ेक्टिव है, जितना आपको इफ़ेक्टिव रहे उतना अच्छा है। अब ये तो नहीं कहेंगे कि 4 घंटा पढ़ें, कम से कम 10-12 घंटे तो जरूरी है, तभी इतना सिलेबस हो भी पाएगा। वो भी एक इशू है, बट आई डोंट वांट टू कमेंट ऑन दैट। ठीक है सर। मतलब उसमें से ये क्या है ना कि एक मतलब तुम गाना बजा रहे हो तो हम भी अपना लाउड स्पीकर बजा दिया, उसकी ज़रूरत नहीं है। नो, इंडिविजुअल पे छोड़ देना चाहिए कि इंडिविजुअल नोज इट वेरी वेल कि मेरा बॉडी कितना सस्टेन कर पा रहा है और कितना क्वालिटी ऑब्जर्व कर पा रहा है। सर, मैसेज टू दो स्टूडेंट्स जो अभी एज पे है, एंड ऑल्सो टू दो स्टूडेंट्स जिन्हें पता है कि दे आर नॉट राइटिंग मीन्स, और वो अगले साल के लिए लेकिन थोड़े डिसहार्टेंड है। सी डिसहार्टेंड है, ठीक है, ये बात तो बिल्कुल सही कह रहे हो कि वो डिसहार्टेंड होंगे, क्योंकि उनकी जगह हम रहे तुम रहे तो कोई भी डिसहार्टेंड होगा। इसमें ना इस तरह की कोई कैटेगरी नहीं है कि आप एज पे हैं, आप यहाँ पे हैं, आप यहाँ पे। आपके पास 2 ही ऑप्शन है, या तो आप कंटिन्यू कीजिए या एग्जिट मार दीजिए। राइट सर, राइट सर। मान लीजिए कि आप एज पे हैं या नहीं हैं या क्या, यू हैव टू टेक ए कॉल कि ओके फाइन, नाउ आई वांट टू मूव, कि हमको बाहर निकलना है और हमको कुछ और करना है, लेट्स गो। अगर आपको कंटिन्यू करना है तो आप कंटिन्यू कीजिए। आपका जो भी अपना स्ट्रेटजी है यू कंटिन्यू विथ इट। आपके पास ऑप्शन 2 ही है। अब 2 में से सिर्फ आपको एक प्रायोरिटी पिक करनी है कि यू हैव टू प्रायोरिटाइज इट कि हम इसके साथ आगे बढ़ेंगे, बात खत्म हो गई। डिसीजन लेने का सबसे सॉर्टेड क्राइटेरिया होता है यू हैव टू प्रायोरिटाइज वन ओवर द अनदर। इट्स वेरी सिंपल, इट्स वेरी सिंपल। राइट, ठीक है। थैंक यू सो मच सर। सो दिस वाज मनोज सर, और हमने आज बात की कि कैसे ओवरऑल 80 डेज में हाउ यू हैव टू लुक एट द नेक्स्ट 80 डेज। विल कंटिन्यू विद दिस सीरीज। थैंक यू फॉर वॉचिंग।